नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। साथियों, प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण और प्रश्न लेकर आया हूं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बने रहे, आप अंत तक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है स्क्रीन पर कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 जोड़े, ऑप्शन बी है आपके सामने 23 जोड़े, ऑप्शन सी है आपके सामने 22 जोड़े और ऑप्शन डी है आपके सामने 46 जोड़े। बिल्कुल आपके सामने प्रश्न है कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 23 जोड़े, 21 जोड़े, 22 जोड़े और 46 जोड़े। बिल्कुल सोचिए और इसका राइट आंसर बताइए। आपने सोच लिया होगा इसका जो राइट आंसर है वो है 23 जोड़े। मानव शरीर में पाए जाने वाले कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में जो है या कोशिका है, उस कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट होगा 23 जोड़े। अभी ये कैसे होते हैं 23 जोड़े, वो मैं मानव वंशानुक्रम की प्रक्रिया, हेरिडिटी प्रोसेस क्या है, वो पूरा आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आनुवंशिकता के वाहक को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आनुवंशिकता के वाहक को क्या कहते हैं। यानी जो आनुवंशिकता के वाहक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है गुणों को हस्तांतरित करता है, उस ले जाने वाले वाहक को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है जीन्स, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है आपके सामने क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स और ऑप्शन डी है आपके सामने आरएनए। आपके सामने ऑप्शन 4 है, जीन्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स और आरएनए। सवाल क्या है? सवाल है कि आनुवंशिकता के वाहक को क्या कहते हैं। यानी आनुवंशिकता के गुणों को ले जाने वाले जो फैक्टर है, जो तत्व है, उसे क्या कहते हैं। जीन्स कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे या आरएनए कहेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा जीन्स। साथियों, दोनों क्वेश्चन मैं आपको व्याख्या करके समझाता हूं। यहां पर आप समझ जाए कि जोड़े तो होंगे 23 और जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को हस्तांतरित करने वाला जो वाहक है वो जीन्स होता है। ये सवाल आया हुआ है, पिछली बार पूछा हुआ सवाल है कि जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण करता है, क्योंकि जीन्स गुणसूत्रों पर लगे होते हैं। अभी इसकी व्याख्या में मैं आपको समझाता हूं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोनों क्वेश्चनों की। ये मानव शरीर है, ये मान लो मनुष्य है, ये मानव शरीर है। साथियों, मानव जो शरीर है, चित्रकारी ऐसी आती मुझे, मानव शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से। यानी मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से।
साथियों, ये जो कोशिका है, ये कोशिकाओं एक नहीं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन मानव शरीर का आरंभ कौन सी कोशिका से होता है या कितनी कोशिका से होता है, कि कितने कोष में होता है। तो ये सवाल पहले पूछा हुआ है कि मानव शरीर का आरंभ होता है एक कोष में, बहुकोष में, इस प्रकार पूछा हुआ है। तो मानव शरीर का जो प्रारंभ है, जैसे भ्रूण बनना, डिंब बनता है और यहाँ से मानव शरीर बनना शुरू होता है, तो मानव शरीर का जो प्रारंभ है, मानव शरीर का प्रारंभ, याद रखना, मानव शरीर का प्रारंभ जो होता है, बनना शुरू होता है, मानव शरीर का आरंभ एक कोष से होता है, एक कोष। इस एक कोष को संयुक्त कोष कहते हैं। क्या कहेंगे? संयुक्त कोष। इस एक कोष को क्या कहेंगे? संयुक्त एक कोष को संयुक्त कोशिका कहते हैं। संयुक्त कोशिका को जाइगोट कहते हैं। ये संयुक्त कोशिका होती है, यानी कि मानव शरीर का बनना या मानव शरीर का आरंभ एक कोशिका से होता है, एक कोष से होता है, और एक कोष को जाइगोट या संयुक्त कोशिका कहते हैं। ये साथियों जो जाइगोट होता है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जाइगोट जो होता है, जो संयुक्त कोशिका है, ये संयुक्त कोशिका दो उत्पादक कोशिकाओं का योग होती है। एक उत्पादक कोशिका का नाम पितृ कोशिका होता है, पितृ कोशिका, इसे स्पर्म कहते हैं। और दूसरी जो कोशिका है, इसे मातृ कोशिका कहा जाता है, मातृ कोशिका, इसे ओवम कहते हैं। यानी कि जाइगोट जो बनता है, संयुक्त कोष जो बनता है या संयुक्त कोशिका जो बनती है, वो पितृ कोशिका और मातृ कोशिका का योग होती है। जो पितृ कोशिका है, स्पर्म है, उसे वीर्यकण कहा जाता है, और मातृ कोशिका जो ओवम है, उसे रजकण कहा जाता है, रजकण। यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि जो पितृ कोशिका है और मातृ कोशिका है, दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र। यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर जब निषेचन होता है तो 23 जोड़े मिलकर, 23 गुणसूत्र मिलकर के 23 जोड़े बनाते हैं। क्या बनेंगे? यहाँ पर संयुक्त कोशिका में जब निषेचन होता है तो यहाँ पर 23 जोड़े बनते हैं, याद रखना। तो वहाँ पर हमारा जो सवाल था वो ये था कि कितने जोड़े बनते, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। तो यहाँ पर 23 जोड़े बनते हैं, 23 जोड़े। अब ये जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों पर साथियों जीन्स लगे होते हैं। ध्यान रखना, क्या लगे होते हैं? जीन्स। और ये जीन्स ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र में, प्रत्येक गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र में लगभग 1000 जीन्स होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग कितने जीन्स होते हैं? 1000। और ये जीन्स वंशानुक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण करते हैं। इसीलिए जीन्स को वंशानुक्रम का निर्धारक कहा जाता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम पिछली बार पूछा है कि वंशानुक्रम का निर्धारक कहलाता है, वंशानुक्रम का निर्धारक। तो वंशानुक्रम का जो निर्धारक है, हेरिडिटी फैक्टर का निर्धारक कौन होगा? जीन्स होगा। गुणसूत्रों पर जीन्स लगे होते हैं और जीन्स ही वंशानुक्रम का निर्धारक कहलाता है। और ये जो 23 जोड़े बनते हैं, इसे संयुक्त कोशिका में बनते हैं, तो इसे कहते हैं संयुक्त कोशिका, जाइगोट, संयुक्त कोशिका। तो यहाँ पर संयुक्त कोशिका में जोड़े बनेंगे और गर्भित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। जो जोड़े बनते हैं, ये गर्भित जो अंडाणु होगा, जो अंड बनेगा,
इस अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज यानी कि जोड़ा। यहां पर क्या कहा जाएगा? जोड़ा, युग्मनज कहा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न विकास सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। ये कुछ विकास के सिद्धांत है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उनके सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन कौन है, किस किस ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वो सब आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहला एक तरफ मैं सिद्धांत लिख रहा हूँ। पहला जो हमारा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है हमारा, वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है विकास का पुनर्बलन सिद्धांत। विकास का पुनर्बलन सिद्धांत। ऑप्शन सी है हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत। और ऑप्शन जो डी है वो डी है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है। इनके जो प्रतिपादक है उनका आपको मिलान करना है। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिक्सन। दूसरा लिख रहा हूँ बांदुरा व वाल्टर्स। और तीसरा लिख रहा हूँ मैं डोलार्ड और मिलर। और ऑप्शन चौथा लिख रहा हूँ फ्रायड। बिल्कुल साथियों, आपके सामने ये सवाल है, और सवाल है निम्नलिखित जो सिद्धांत है इनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? विकास का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो आप एक बार इन पर विचार करें और आंसर बताएं। बिल्कुल सोच लिया होगा आपने। अब देखें, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये आप जानते हो, फेमस है, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, और इसके साथ एक विद्वान थे वाल्टर्स। तो यहां पर राइट आंसर होगा पहले का 2। दूसरा विकास का पुनर्बलन सिद्धांत। हमने पुनर्बलन तो खूब पढ़ रखा है। पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया, जो अधिगम के सिद्धांतों में आता है। यहां पर है विकास का पुनर्बलन सिद्धांत। साथियों ध्यान रखना, विकास का पुनर्बलन सिद्धांत जो देने वाले थे वो थे डोलार्ड और मिलर। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा 3, डोलार्ड और मिलर। इसके बाद मनोसामाजिक सिद्धांत देने वाले एरिक एरिक्सन थे। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, तो राइट आंसर होगा हमारा 1, क्योंकि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में वहाँ पर 8 अवस्थाएं बताई, और यहाँ पर फ्राइड ने भी यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया जो 5 अवस्थाएं का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। इसका राइट आंसर होगा 4। तो हमारा जो आंसर होगा, अगर ये ऑप्शन में मिलान करने वाले में देते हैं तो वहाँ पर हमारा होगा 2, 3, 1, 4। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर और अवस्थाएं बताई? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं और स्तर बताए? तो अवस्था और स्तर बताना आपको या स्तर और अवस्था एक ही बात है, तो कितनी अवस्थाएं और स्तर बताए। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2 व 3, ऑप्शन बी है आपके सामने 4 व 5 है हमारा 6 व 3, और ऑप्शन डी है हमारा 3 व 6। सवाल है हमारा कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं और स्तर बताए। तो अवस्था, पहले अवस्था और फिर स्तर क्रम से बताने हैं। तो यहाँ पर अवस्था कितनी बताई और स्तर कितने बताए? साथियों, अवस्था तो कोहलबर्ग ने बताई 3 और स्तर बताई, अवस्था बताई 6 और स्तर बताए 3, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 6 और 3। यहाँ पर 3 जो स्तर बताए, उन 3 स्तरों को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 3 स्तर, प्री कन्वेंशनल स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर और कन्वेंशनल लेवल, यानी कि कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और प्री कन्वेंशनल लेवल। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं आज्ञा व दंड की अवस्था, यानी कि एक जो लेवल है ना, उन एक लेवल में 2 उपभाग किए, 2 अवस्था बताई। जैसे मान लो प्री कन्वेंशनल लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल के 2 भाग बताए, 2 अवस्थाएं बताई। 2 अवस्थाएं, जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल में अवस्था आज्ञा व दंड की अवस्था और दूसरी अहंकार की अवस्था, ये प्री कन्वेंशनल लेवल 2 अवस्था हो गई। ठीक वैसे ही कन्वेंशनल लेवल में 2 उप अवस्थाएं बताई, एक प्रशंसा की अवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरी जो लेवल है तीसरा, वो तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें 2 उप अवस्थाओं बांटा, एक सामाजिक समझौते की अवस्था कहते हैं, एक और दूसरी जो अवस्था है उसको विवेक की अवस्था कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इस सवाल में 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए। तो 3 तो हो गए स्तर और अवस्था बताई, अवस्थाएं 6। तो हमारा राइट आंसर होगा 6 और 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। सवाल है, किस अवस्था में संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ अवस्था। सवाल था आपके सामने कि किस अवस्था में बालक के सांवेगिक विकास में सर्वाधिक परिवर्तन होता है, या संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में सर्वाधिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा किशोर अवस्था। आप सवाल को समझे। शैशवावस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। मैंने ये अब गत वीडियो में भी आपको समझाया था। इसे कहते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी कि बच्चे के संवेग क्षण भर में बदलते रहते हैं। अभी रो रहा है फिर हंसने लगेगा। तो क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? शैशवावस्था। बाल्यावस्था जो होती है संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन की अवस्था होती है। तो यहां पर बनेगा, सवाल होता है कि संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन। आपसे पूछे कि संवेगों के अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन की अवस्था कौन सी है, परिवर्तन की अवस्था तो कौन सी होगी? बाल्यावस्था। लेकिन जो किशोर अवस्था है, इस किशोर अवस्था में सांवेगिक विकास
में सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन होता है। तो संवेगिक विकास में तीव्र परिवर्तन की अवस्था, बहुत तेजी से संवेग बदलते हैं, तो सांवेगिक विकास में तीव्र परिवर्तन की अवस्था किशोर अवस्था है। यहाँ पर बच्चे में संवेगात्मक रूप से बालक जो है अस्थिर होता है, पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे किशोर अवस्था में ही बालक संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके सामने वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि बाल्यकालीन ऑटिज्म, जिसे शैशवकालीन ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? बाल्यकालीन ऑटिज्म, जिसे शैशवकालीन ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है आपके सामने लियो केनर ने, ऑप्शन सी है आपके सामने डोलार्ड, और ऑप्शन डी है आपके सामने मिलर। जी हाँ, बाल्यकालीन ऑटिज्म, जिसे शैशवकालीन ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्वैलीनता कहा जाता है, तो इसकी पहचान सबसे पहले किसने की थी? साथियों, पिछली बार आया भी था, ऑटिज्म स्वैलीनता दोनों लेवल के पेपर में ये सवाल पूछा था। अब ये ऑटिज्म होता क्या है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो पहचान करता थे वो थे लियो केनर ने इसकी पहचान की। और यहाँ पर जो होता क्या है, ऑटिज्म जो होता है, इस ऑटिज्म को ही शैशवकालीन ऑटिज्म कहते हैं। और ये ऑटिज्म से ग्रसित जो बच्चा होता है वो एकदम अकेला, अपने आप में खोया हुआ, उसमें वाणी का अभाव होता है और सामाजिक रूढ़िबद्ध वो व्यवहार करता है, संवेगात्मक रूप से वो कमजोर होता है, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ये ऑटिज्म कहलाता है। तो बाल्यकालीन ऑटिज्म भी इसे कहते हैं और शैशवकालीन ऑटिज्म भी कहते हैं। इसकी पहचान लियो केनर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कल्पना की सजीवता किस अवस्था की विशेषता है? साथियों, कल्पना की सजीवता किस अवस्था की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है किशोर अवस्था। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने है। कल्पना की सजीवता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? मेरा अगर वीडियो आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। मैंने शैशवावस्था की संपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की थी और उसमें शानदार तरीके से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। प्रयास किया था, अपना जितना अनुभव था वो सारा उसमें शेयर किया था। यहाँ पर कल्पना की सजीवता किस अवस्था की विशेषता, इसका राइट आंसर होगा, जैसे आपके सामने ये 2 ऑप्शन आते हैं ना, पूर्व और ये नज़दीकी या पूर्व और बाल्य, तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका शैशवावस्था। अब सबसे पहले ये समझे कल्पना की सजीवता से क्या तात्पर्य है। कल्पना करते हैं बच्चे और निर्जीव को भी सजीव समझते हैं बच्चे। गुड्डी और या गुड़िया बच्ची लड़की है, मान लो कोई बालिका है और वो खेल रही है, तो गुड़िया को भी सजीव समझती है, उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद वो जैसे खुद खाना खाती है साथ साथ उसको खिलाती है। तो यहाँ पर अब वो खुद खाना खाती है, उसको भी खिलाती है, उसको ऐसा लगता है मैं नहाती हूँ, कपड़े पहनती हूँ तो ये भी कपड़े पहनेगी,
वो सजीव समझती है। निर्जीव वस्तु को सहस्वावस्था में बालक सजीव समझता है। आपने देखा होगा बच्चा गिर जाता है, गिरने के बाद रोने लग जाता है। जब वो रोता है तो हम कहते हैं बेटा इसने पीटा तुझे, चलो हम इसको पीटते हैं, ये लो। जैसे हम उसको पीटते हैं बच्चा खुश हो जाता है और चुप हो जाता है। इसका मतलब वो निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। इसे जीववाद नाम दिया किसने साथियों? जीन पियाजे ने। तो ये कल्पना की सजीवता है और ये सहस्वावस्था में बहुत प्रबल होती है, कल्पना की सजीवता। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? सवाल है आपके सामने, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन यही है आपके सामने, सहस्वावस्था, उत्तर सहस्वावस्था, बी है आपका उत्तर सहस्वावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है आपका बाल्यावस्था। बिल्कुल साथियों, यहां पर सवाल है आपका कि अतार्किक चिंतन की अवस्था, चिंतन बच्चा करना प्रारंभ कर देता है लेकिन वो अपने बात को तर्क द्वारा सिद्ध नहीं कर सकता, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। और ये राइट आंसर होगा इसका उत्तर सहस्वावस्था। आप ध्यान रखें, यदि ये उत्तर सहस्वावस्था ऑप्शन में नहीं हो तो हमारा राइट आंसर सहस्वावस्था होगा। मैंने इसके ऑप्शन बदल दिए, सवाल पहले पूछा हुआ है तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका उत्तर सहस्वावस्था होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि भय, क्रोध और प्रेम, भय, क्रोध और प्रेम किस मनोवैज्ञानिक ने जन्मजात संवेग माने हैं? भय, क्रोध और प्रेम किस मनोवैज्ञानिक ने जन्मजात संवेग माने हैं? हमारा ऑप्शन ए है जो है वाटसन, ऑप्शन बी है जो है ब्रिजेज, ऑप्शन सी है वुडवर्थ, ऑप्शन डी है मैकडूगल, डी है मैकडूगल। यहां भय, क्रोध और प्रेम ये जो तीन संवेग है, जन्म के समय जन्मजात शिशु में तीन संवेग मानने वाले विद्वान कौन है साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो है वाटसन। याद रखें आप, सवाल ऐसे भी पूछ सकता था वाटसन ने निम्न में से कौन सा संवेग नहीं माना? तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, भय, क्रोध और प्रेम, तीन संवेग वाटसन मानता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाटसन। और ब्रिजेज की यदि बात कहें तो ब्रिजेज मात्र जन्म के समय एकमात्र संवेग कौन सा मानता है? मानती है उत्तेजना। तो ब्रिजेज उत्तेजना मानते हैं, एक्साइटमेंट, और ये जो है ये मानते हैं जो है तीन संवेग। इसके बाद हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन है आज की सीरीज का, वो है किस अवस्था में चित्रों और कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में बालक को चित्रों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए में है सहस्वावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी है जो है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। यहाँ पर हमारा सवाल था किस अवस्था में चित्रों और कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए या शिक्षा दी जानी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर इसका होगा सहस्वावस्था। साथियों, बच्चे में नैतिकता का प्रारंभ सहस्वावस्था से माना जाता है, नैतिकता का अभाव सहस्वावस्था में होता है, प्रारंभ भी यहीं से होगा। लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु का जब बालक हो जाता है तो दादा से या दादी से परियों की कहानी वगैरह सुनने लग जाता है बच्चा। कहानी सुनने में उसको मज़े आते हैं, तो कहानियों से बच्चा नैतिक शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए अच्छी अच्छी कहानियों
और चित्रों के माध्यम से बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सहस्वस्था। दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे साथ आप अंत तक बने रहें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।